नमस्कार और आज की हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हाँ, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? मतलब कौन सी सरकार लोकतांत्रिक है और कौन सी नहीं, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, और हमारी आज की बातचीत एक अकादमिक अध्याय के कुछ हिस्सों पर आधारित है। इसमें लोकतंत्र की परिभाषा, उसकी जरूरी शर्तें और हाँ, इसके फायदे नुकसान दोनों पर बात की गई है। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद है लोकतंत्र की वो कम से कम जरूरी बातें समझना जो इसे आप कह सकते हैं बाकी शासन व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। और ये भी कि भाई इतनी कमियां गिनाते हैं लोग, फिर भी इसे बेहतर क्यों मानते हैं अक्सर? हाँ, और क्या इसका मतलब सिर्फ सरकार चलाने तक ही है या कुछ और भी? तो ये सवाल कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डाल देना है या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है, चलिए इसी को खोलकर देखते हैं। कहाँ से शुरू करें? सबसे बुनियादी सवाल से ही करते हैं। आखिर ये लोकतंत्र है क्या? वो अब्राहम लिंकन वाली बात तो बहुत मशहूर है। हाँ, लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार। बिल्कुल, सुनने में बहुत अच्छी लगती है और एक अच्छी शुरुआत भी है। पर क्या मशहूर होना काफी है? वही तो स्रोत यही सवाल उठाता है, क्या सिर्फ मशहूर होने से कोई परिभाषा पूरी हो जाती है? सोचिए ना, कंप्यूटर शब्द को ही ले। हाँ, पहले कैसा होता था और आज क्या है? बिल्कुल, पहले सिर्फ हिसाब करने वाली मशीन, आज आज तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो वैसे ही लोकतंत्र को समझने के लिए सिर्फ उसके ग्रीक गॉक मतलब डेमोज यानी लोग और क्रेटिया यानी शासन, इससे आगे जाना होगा। देखना होगा कि ये असल में काम कैसे करता है। अच्छा, मतलब परिभाषा की जरूरत शायद तब ज्यादा होती है जब जब कंफ्यूजन हो। जैसे कई सरकारें कहती हैं हम लोकतांत्रिक हैं, पर शायद होती नहीं। सही पकड़ा। जब अलग अलग तरह की सरकारें खुद को लोकतांत्रिक बताने लगें, तब हमें एक साफ समझ की जरूरत पड़ती है। तो स्रोत में एक सरल परिभाषा दी है, उससे शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक सीधी सी परिभाषा देता है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये पहली सीढ़ी है। ठीक है। इससे हम उन शासनों को फौरन अलग कर सकते हैं जहां शासक चुने नहीं जाते। जैसे मान लीजिए म्यांमार के फौजी शासक, या सऊदी अरब के राजा, वो तो खानदानी है, या पुराने जमाने के तानाशाह। इन्हें हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लेकिन यहीं पर एक लेकिन आ जाता है ना? स्रोत कहता है कि सिर्फ चुनाव हो जाना ही गारंटी नहीं है। बिल्कुल, ये परिभाषा जरूरी है, पर आप कह सकती हैं कि अधूरी है, काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सरकारें चुनाव का बस दिखावा करती हैं, अच्छा। खुद को लोकतांत्रिक का ठप्पा लगवाने के लिए। इसलिए हमें इस परिभाषा के हर शब्द को, शासक कौन है, चुनाव कैसा होना चाहिए, लोग से क्या मतलब है, इन सबको बारीकी से देखना होगा। और वो खास बातें समझनी होंगी जो किसी सरकार को सच में, असल में लोकतांत्रिक बनाती हैं। तो वो कौन सी मुख्य शर्तें हैं? स्रोत कुछ खास बातों पर जोर देता है। पहली क्या है? देखिए, पहली और शायद सबसे अहम शर्त, जो असली और बड़े फैसले हैं वो वही नेता लें जिन्हें जनता ने चुना है। ठीक है। स्रोत इसके लिए पाकिस्तान का उदाहरण देता है, खासकर जनरल मुशर्रफ के टाइम का। वहां चुनाव हुए, ठीक है, प्रतिनिधि भी चुने गए, पर जो असल ताकत थी, मतलब बड़े फैसले लेने की पावर, वो किसके पास थी? सेना के अफसरों और खुद जनरल मुशर्रफ के पास। और उन्हें तो लोगों ने नहीं चुना था। हाँ, वो तो सेना के जरिए आए थे। उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला था जिससे चुनी हुई सरकार के ऊपर भी सेना का कंट्रोल बना रहे। तो नाम के लिए चुनाव हो गए, पर पावर कहीं और थी। अच्छा, मतलब सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे होना काफी नहीं, उनके हाथ में वाकई फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए, असली पावर। समझ गया। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त, चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। मतलब ऐसा माहौल हो जहां असली मुकाबला हो सके। असली मुकाबला? हाँ, यहाँ चीन और मेक्सिको के उदाहरण दिए हैं। जैसे चीन में, वहां भी चुनाव होते हैं, रेगुलरली होते हैं, उनकी संसद भी है, पर चुनाव लड़ना है तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेनी होगी। अच्छा, तो फिर विकल्प कहाँ बचा? वही तो। नतीजा क्या होता है? सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। लोगों के पास असल में कोई और गंभीर विकल्प है ही नहीं चुनने को। तो चुनाव तो हो रहे हैं, पर आजादी नहीं है चुनने की। और मेक्सिको वाला क्या मामला था? मेक्सिको में क्या था कि सन 2000 तक एक ही पार्टी थी, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी।
वो करीब 70 साल तक लगातार जीतती रही। 70 साल? हाँ, चुनाव होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, दूसरी पार्टियां भी लड़ती थीं, पर ये जो पीआरआई थी वो जीतने के लिए हर तिकड़म भिड़ाती थी। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, मीडिया पर दबाव, वोटरों को धमकाना। अरे बाप रे! यहाँ तक कि आखिरी मिनट पर पोलिंग बूथ बदल देना ताकि लोग वोट ही न डाल पाएं। मतलब हर तरह की गड़बड़। तो चुनाव एक तरह से बस खानापूरी थे। सत्ताधारी पार्टी के हारने का कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल। इसीलिए लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव होना काफी नहीं, वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जहां जो पार्टी पावर में है उसके हारने की भी एक वाजिब संभावना हो और लोगों के सामने चुनने के लिए असली विकल्प मौजूद हो। दिखावा नहीं, असली मुकाबला चाहिए। ये बात तो बिल्कुल साफ हुई। तीसरी जरूरी शर्त क्या है फिर? तीसरी शर्त है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। 1 पर्सन, 1 वोट, 1 वैल्यू। हाँ, ये तो सुना है। ये लोकतंत्र की एकदम बुनियाद है। राजनीतिक बराबरी, हर वयस्क नागरिक, मतलब जो बालिग है, उसे वोट देने का हक हो और हर किसी के वोट की कीमत, उसका वजन बराबर हो। लेकिन क्या ये हर जगह होता है? नहीं, यही तो बात है। स्रोत बताता है कि दुनिया में कई जगह हैं जहां ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। अच्छा। एस्टोनिया एक देश है, वहां जो रूसी मूल के लोग रहते हैं, उनके वोट का अधिकार पाना बहुत मुश्किल बना दिया गया है। फिजी में देखिए, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनके वोट का मूल्य भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं, उनके वोट से ज्यादा है। ओह, ये तो सीधे सीधे गैर बराबरी हुई। बिल्कुल। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि क्यों ये इतना जरूरी है कि हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के बराबर वोटिंग अधिकार मिले। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत अहम है। हाँ, समानता वाकई बहुत जरूरी है। और वो चौथी आखिरी न्यूनतम शर्त क्या है? चौथी शर्त है कानून का राज हो और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसके लिए कोई उदाहरण? हाँ, यहाँ जिम्बाब्वे का उदाहरण बहुत अहम है। रॉबर्ट मुगाबे के शासनकाल का। जिम्बाब्वे को गोरे शासन से आज़ादी मिली, अच्छी बात। चुनाव भी रेगुलरली हुए और मुगाबे की पार्टी ज़ानू पीएफ जीतती भी रही। वो काफी लोकप्रिय भी थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? चुनाव हो रहे थे, नेता लोकप्रिय था। हाँ, लगता तो है सब ठीक है, पर गड़बड़ ये थी कि जीतने के बाद मुगाबे की सरकार ने क्या किया? संविधान को बार बार बदला, अपनी मर्जी से। राष्ट्रपति की ताकतें बढ़ा ली और जवाबदेही कम कर दी। अच्छा। जो विपक्षी दल थे उनको दबाया गया, उनकी मीटिंग्स में, उनकी रैलियों में मुश्किलें खड़ी की गई। सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करें तो उसे गैर कानूनी बोल दिया। और मीडिया? मीडिया पर तो सरकार का पूरा कंट्रोल था, वो बस सरकार की तारीफ ही छापते थे। अगर कोई पत्रकार हिम्मत करके सरकार के खिलाफ लिखते तो उसे परेशान किया जाता था। और अदालतें, न्यायपालिका? यहाँ तक कि अदालतों के फैसलों को भी नजरअंदाज किया गया, जजों पर दबाव बनाया गया। ओह, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ चुनाव जीत लेना ही लोकतंत्र नहीं है, ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जीतने के बाद भी सरकार को क्या कहते हैं, संविधान के दायरे में रहना होता है और नागरिकों के जो बुनियादी अधिकार हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, इन सब का सम्मान करना होता है। जुडिशरी होनी चाहिए जिसके फैसलों का सब सम्मान करें। सरकार को जो अल्पसंख्यक समूह है, माइनॉरिटीज, उनके अधिकारों का भी ध्यान रखना होता है। हर बड़ा फैसला लेने से पहले सलाह मशवरा भी जरूरी है। तो ये चारों बातें, असली ताकत चुने हुए नेताओं के पास, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य और कानून का राज व अधिकारों का सम्मान, ये सब मिलकर लोकतंत्र का वो न्यूनतम ढांचा, वो बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लोकतंत्र की पहचान क्या है, उसकी न्यूनतम शर्तें क्या हैं। पर अब वो बड़ा सवाल, लोकतंत्र ही क्यों? आखिर क्यों? क्या ये वाकई सरकार चलाने का सबसे अच्छा तरीका है? स्रोत में इसके खिलाफ भी कुछ तर्क दिए गए हैं, और वो तर्क ऐसे हैं जो शायद कई लोगों को सही भी लगते हों। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र पर कुछ आम आपत्तियां हैं, कुछ शिकायतें हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। जैसे? क्या क्या? एक तो ये कि इसमें नेता बदलते रहते हैं, हर कुछ साल में चुनाव, नई सरकार, इससे अस्थिरता आती है, इंस्टेबिलिटी। हाँ, ये तो होता है। दूसरा ये कि लोकतंत्र का मतलब बस राजनीतिक मुकाबला, पावर गेम बनकर रह जाता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसमें नैतिकता, मोरालिटी कहीं पीछे छूट जाती है। सत्ता का खेल। तीसरा कि भाई
इतने सारे लोगों से पूछना पड़ता है, सलाह करनी पड़ती है, इसमें फैसले लेने में बहुत देर होती है, डिले होता है। ये भी बात है। चौथा, जो नेता चुने जाते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें हमेशा पता हो कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हो सकता है वो गलत फैसले ले लें। हाँ, हो सकता है। पांचवा, चुनाव जीतने की होड़ में, कंपटीशन में भ्रष्टाचार बढ़ता है। पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, फिर जीतने के बाद गलत तरीकों से कमाती हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। और छठा, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई आम जनता जो है वो इतनी समझदार नहीं होती कि वो अपने लिए सही फैसले ले सकें, इसलिए फैसले उन्हीं पर छोड़ देने चाहिए जो ज्यादा जानते हैं। हाँ, ये सारी चिंताएं तो काफी गंभीर हैं। और स्रोत भी शायद यही कहता है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं फुर से गायब कर दे। बिल्कुल नहीं, ये मानना एकदम गलत होगा कि लोकतंत्र सारी बीमारियों का इलाज है। देखिए, इसने दुनिया से गरीबी खत्म नहीं की है। इसमें फैसले गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, देरी भी होती है, नेताओं का बदलना कभी-कभी अस्थिरता भी लाता है, ये सब सच है। तो फिर लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या लोकतंत्र एकदम परफेक्ट है, निखुट है। सवाल ये है कि क्या ये हमारे पास जो दूसरे विकल्प मौजूद हैं, जैसे तानाशाही हो गई या फौजी शासन या खानदानी राजशाही, क्या उनसे बेहतर है? तुलना करनी होगी। अच्छा, तो फिर लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है? स्रोत क्या कहता है? इसे बेहतर क्यों माना जाता है इन कमियों के बावजूद? हाँ, स्रोत कई मजबूत तर्क सामने रखता है। पहला और बहुत महत्वपूर्ण है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही मतलब ये कि लोकतांत्रिक सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोगों की जरूरतों और उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा मजबूर होती हैं। उन्हें जवाब देना पड़ता है। कैसे? चीन का उदाहरण दिया गया है। 1958 से 61 के बीच वहां एक भयानक अकाल पड़ा था। करोड़ों लोग मारे गए थे। उस वक्त भारत की आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में वैसा विनाशकारी अकाल नहीं पड़ा। क्यों? अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, सरकार पर जनता का दबाव था, मीडिया था, आवाज उठा सकता था, विपक्ष था, सवाल कर सकता था। इसलिए सरकार को खाद्य सुरक्षा पर कुछ न कुछ कदम उठाने पड़े। और चीन में? चीन में उस वक्त एक पार्टी का बंद शासन था। सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। नतीजा सबके सामने है। और ये एक तथ्य है, फैक्ट है, कि इतिहास में किसी भी स्वतंत्र और स्थापित लोकतांत्रिक देश में कभी इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ा है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सरकार को लोगों की सुननी पड़ती है, वरना अगले चुनाव में पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है बेहतर निर्णय लेने की संभावना। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में फैसले सलाह मशवरे और बहस के बाद होते हैं। हाँ, इसमें टाइम लगता है, ये सच है। हाँ, वो देरी वाली बात। लेकिन जब कई लोग मिलकर सोचते हैं, किसी मुद्दे के हर पहलू पर विचार करते हैं, तो जो जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं, उनका खतरा कम हो जाता है। सही। इससे फैसले की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता सुधरती है। कह सकते हैं भले ही देर हो, पर अंधेर होने की आशंका कम होती है। ठीक है। और तीसरा, आपने भारत का जिक्र किया था, विविधता वाला देश। हाँ, बिल्कुल। तीसरा तर्क यही है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका देता है। देखिए, किसी भी समाज में अलग अलग सोच के, अलग अलग हितों वाले, अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग होते हैं, है ना? जरूर। और उनके बीच मतभेद होना, टकराव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। भारत जैसे देश में जहां इतनी जबरदस्त विविधता है, वहां तो ये और भी ज्यादा है। हाँ। अब सवाल है, इन मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए? एक तरीका है ताकत का इस्तेमाल, कि जो ग्रुप ज्यादा मजबूत है वो अपनी बात मनवा ले। लेकिन इससे क्या होता है? कड़वाहट बढ़ती है, समाज टूटता है। सही बात है। लोकतंत्र क्या करता है? वो बातचीत और समझौते से इन टकरावों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का एक मंच देता है, एक तरीका बताता है। इसमें कोई हमेशा के लिए जीतता नहीं और कोई हमेशा के लिए हारता नहीं। अलग अलग समूह एक साथ रह सकते हैं। भारत को इतने सालों से एक साथ जोड़े रखने में लोकतंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो हुए सरकार और समाज पर असर, लेकिन क्या कोई ऐसा तर्क भी है जो सीधे सीधे हम नागरिकों से जुड़ता हो? हमारे लिए क्या है इसमें? हाँ, और स्रोत के मुताबिक शायद यही सबसे मजबूत तर्क है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, उनकी डिग्निटी को बढ़ाता है। वो कैसे?
देखिए, भले ही लोकतंत्र से हमेशा सबसे अच्छे फैसले ना हो या सरकार हमेशा पूरी तरह जवाबदेह ना हो, फिर भी ये दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर टिका है। ये मानता है कि सबसे गरीब या सबसे कम पढ़े लिखे इंसान का दर्जा भी उतना ही है जितना सबसे अमीर या सबसे पढ़े लिखे इंसान का। हाँ, वोट तो सबका बराबर है। बिल्कुल, लोग सिर्फ राजा की प्रजा नहीं है, सब्जेक्ट्स नहीं है, वो खुद अपने शासक है, वो फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये बात, ये एहसास उनकी गरिमा को, उनके सम्मान को बढ़ाता है, भले ही वो अपने फैसलों में कभी-कभी गलतियां भी करें। और गलतियों की बात आई तो शायद एक और फायदा है उन्हें सुधारने का मौका। बिल्कुल सही। पांचवा तर्क यही है कि लोकतंत्र अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश देता है। देखिए, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं। हाँ, इंसानों से बनती है सरकार। लेकिन लोकतंत्र में ये फायदा है कि गलतियां ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, उन पर खुलकर बहस होती है, मीडिया सवाल उठाता है, लोग विरोध कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनता है। इससे सरकार पर दबाव बनता है कि या तो वो अपने गलत फैसले बदले या फिर अगले चुनाव में लोग सरकार ही बदल दें। एग्जैक्टली। ये मौका तानाशाही में या दूसरी बंद व्यवस्थाओं में कहाँ मिलता है? वहां तो गलती छुपा ली जाती है या मानने से इनकार कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि लोकतंत्र में कमियां हैं, बहुत हैं, पर जो फायदे हैं, जैसे जवाबदेही, बेहतर फैसलों की संभावना, टकराव सुलझाने की क्षमता, नागरिकों का सम्मान और सबसे बड़ी बात, गलतियां सुधारने का मौका, ये सब मिलकर इसे बाकी विकल्पों से शायद बेहतर बनाते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही निष्कर्ष निकलता है। अच्छा, अभी तक तो हमने लोकतंत्र को सरकार के एक रूप के तौर पर ही देखा, चुनाव, नेता, कानून, अधिकार वगैरह। पर क्या लोकतंत्र शब्द का मतलब यहीं तक है, या इसका कोई और ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक मतलब भी है? हाँ, है। स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है कि हम लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल सरकार के अलावा भी कई जगहों पर, कई संदर्भों में करते हैं। जैसे कोई कहता है, हमारे परिवार में तो भाई बड़ा लोकतंत्र है, हर फैसले में सबकी राय ली जाती है। या कोई छात्र है, वो चाहता है कि उसकी क्लास का माहौल लोकनैतिक हो, मतलब जहां उसे सवाल पूछने की, अपनी बात कहने की आजादी हो। हाँ, सुना है ऐसा। या हम किसी राजनीतिक दल के बारे में कहते हैं कि भाई अगर उस पार्टी में अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, एक ही नेता या एक ही परिवार सारे फैसले लेता है, तो वो देश में लोकतंत्र की बात किस मुंह से करते हैं? हाँ, ये बात भी उठती है। तो इन सब उदाहरणों में छुपा हुआ मूल विचार क्या है? एक कॉमन थ्रेड। मूल विचार है निर्णय लेने का तरीका। एक लोकतांत्रिक फैसला वो है जिसमें उन सभी लोगों की सलाह और सहमति शामिल होती है जिन पर उस फैसले का असर पड़ने वाला है। अच्छा। चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर, अमीर हो या गरीब, सबकी बात का बराबर वजन होना चाहिए। ये सिद्धांत सिर्फ सरकार पर ही नहीं, जैसा हमने देखा, परिवार पर, क्लासरूम पर या किसी भी संगठन पर लागू हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक सिद्धांत भी है, एक प्रिंसिपल, जीने का एक तरीका भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी हम इसका इस्तेमाल एक आदर्श की तरह भी करते हैं, एक लक्ष्य जिसे पाने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, ये भी होता है। जैसे लोग कहते हैं, असली लोकतंत्र तो तब आएगा जब इस देश में कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। हाँ, ये सुना है। यह लोकतंत्र में हर नागरिक को फैसले लेने में बराबर की भूमिका निभानी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ वोट का अधिकार काफी नहीं है। सबको बराबर जानकारी मिलनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, जरूरी संसाधन मिलने चाहिए, और हाँ, एक गहरी प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट भी होना चाहिए। तो ये आदर्श वाली बातें क्यों जरूरी हैं? ये आदर्श बातें हमें याद दिलाती हैं कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। ये हमें जो मौजूदा लोकतंत्र हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानने में मदद करती हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हमें एक कामचलाऊ या न्यूनतम लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच फर्क करने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक सिद्धांत भी है और एक सपना भी, एक मंजिल जिसकी तरफ बढ़ते रहना है। बिल्कुल। तो आज हमने लोकतंत्र की कई परतें खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि क्यों एक सरल सी परिभाषा काफी नहीं होती। हमने इसकी वो 4 न्यूनतम शर्तें समझी कि असली फैसले चुने हुए नेताओं के हाथ में हो, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, जहां असली मुकाबला हो, हर वयस्क का एक वोट हो जिसका मूल्य बराबर हो, और सरकार कानून के दायरे में चले और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। हाँ, और हमने उन तर्कों पर भी गौर किया जो लोकतंत्र के खिलाफ जाते हैं।
जैसे अस्थिरता का डर, फैसले में देरी, भ्रष्टाचार का खतरा। लेकिन फिर हमने उन मजबूत वजहों को भी देखा जो तमाम कमियों के बावजूद इसे बेहतर बनाती हैं। ज्यादा जवाबदेही, बेहतर फैसलों की उम्मीद, टकरावों को शांति से निपटाने की क्षमता, नागरिकों की गरिमा का सम्मान और सबसे अहम, अपनी गलतियों को खुद ठीक करने की ताकत। और हमने ये भी समझा कि लोकतंत्र का विचार सिर्फ सरकार की सीमाओं तक ही नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये एक सिद्धांत है और एक आदर्श भी है। बिल्कुल। और स्रोत एक बहुत जरूरी बात आखिर में कहता है कि दुनिया का कोई भी देश परफेक्ट लोकतंत्र नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, ये कोई मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक सतत प्रयास है जिसे जारी रखना होता है। और शायद यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि काफी हद तक हम नागरिकों के काम पर, हमारी सक्रियता पर निर्भर करती है। तो अगर ऐसा है तो फिर एक न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र से एक अच्छा लोकतंत्र बनने के इस सफर में हम नागरिकों के असली भूमिका और जिम्मेदारी क्या है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस दिलचस्प और काफी गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।